सदी के अंत में जो पोप था, जिसको हम रोमन कैथोलिक चर्च कहते हैं, उसने एक फरमान जारी किया जिसको कहते हैं पेपल बुल। तो उसमें ये 15वीं सदी के अंत में हुआ, और उन्होंने क्या किया कि ये उस समय यूरोप के अंदर जो दो बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें थी, औपनिवेशिक ताकतें या इंपीरियल पावर्स, वो थी स्पेन और पुर्तगाल। और स्पेन और पुर्तगाल को इस फरमान के ज़रिए कहा गया, पेपल बुल के ज़रिए कहा गया कि विश्व का जो मानचित्र था, नक्शा, उसके बीच में एक लाइन खींची गई और स्पेन की जो एम्पायर थी उससे कहा गया कि आधा तुम लूटो, और पुर्तगाल से कहा गया कि आधा तुम लूटो। यानी दुनिया में जाओ, दुनिया को गुलाम बनाओ, कॉलोनाइज करो जो अलग अलग देश हैं, और वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करो, लोगों को क्रिश्चियन बनाओ, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाओ, और जो वहाँ का धर्म संस्कृति है उसको ख़त्म करो, और जो लोग हैं उनको गुलाम बनाओ, उनकी ज़मीनों को पे कब्ज़ा कर लो। ये लिखा हुआ है उस पेपल बुल में। ये पेपल बुल आपको नेट पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करो और अपनी कॉलोनीज़ वहाँ स्थापित करो और पूरी दुनिया पे वो करो। तो आप देखिए कि जो पूरा अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पे स्पेनिश पावर, ये जो हिस्सा था ये स्पेनिश जो एम्पायर थी उसके हिस्से में आया। भारत जो था वो आया पुर्तगालियों के हिस्से में। तो यहाँ पे वास्को डी गामा आया था, तो भारत में वास्को डी गामा आया और गोवा के अंदर उन्होंने अपना स्थापित किया अपनी कॉलोनी। और गोवा की कॉलोनी जाके 20वीं सदी में 1964 में मेरे ख्याल से हमारी जो उस समय नेहरू की जो ने अपनी आर्मी सारी रियासत जो तो ये जाके ये जो उपनिवेश है पुर्तगाल का, ये 1964 तक रहा, 1966 तक, जब यानी जो अंग्रेजों का कॉलोनाइजेशन था वो इसी का हिस्सा था। हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 500 साल पुराना हो गया। यानी 500 साल पहले एक तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई जब यूरोपियन पावर ने दुनिया पे कब्जा किया। इसको एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं। ये जो एज ऑफ डिस्कवरी थी, जिसमें कोलंबस गया अमेरिका में, जो स्पेनिश सत्ता को रिप्रेजेंट करता था, और पेपल बुल के तहत ही वो वहाँ पे भेजा गया था, और वहाँ पे उसने जाके ये पूरी सत्ता स्थापित की, कॉलोनाइज किया पूरे अमेरिका को। ऊपर नॉर्थ अमेरिका में जहाँ कनाडा और अमेरिका आ जाते हैं, और बीच में मीजो अमेरिका है, कुछ देश है निकारागुआ के, और नीचे साउथ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट है। और ये सारा क्रिश्चियनाइज किया, यहाँ सबको क्रिश्चियन बनाया, यहाँ की धर्म संस्कृति का विनाश किया आने वाली 1-2 सदियों में, और इस पूरी जगह पे अपनी कॉलोनी स्थापित की। इसी प्रकार से जो पुर्तगाली थे वो एशिया की तरफ आए। ये जो इंडो चाइना का हिस्सा है, जिसको वियतनाम भी कहते हैं और फिलीपींस वगैरह, और ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया का जो हिस्सा है, यहाँ पे आपने देखा कि पुर्तगाली आए, और भारत में भी पुर्तगाली आए। जैसे मैंने कहा कि गोवा में इन्होंने अपनी कॉलोनी स्थापित की, जो 1960 ये कभी इस तरह का कोई षड्यंत्र चालू करते हैं तो गोवा से इसलिए करते हैं शायद। हाँ, तो गोवा में इनका शुरुआत वहीं से होती है। गोवा एक बहुत बड़ी कॉलोनी रहा है पुर्तगालियों की 20वीं सदी के मतलब उत्तरार्ध तक। तो इस प्रकार से ये पेपल बुल थे। अच्छा, अब ये रोमन कैथोलिक चर्च का आप देखिए, जो 500 साल का जो एक यूरोपियन कॉलोनाइजेशन चालू हुआ, ये आज तक चल रहा है। और जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आज हम बात कर रहे हैं, खासकर पिछले 2 साल, तो ये वही उसका लेटेस्ट एडिशन है। जो 500 साल पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चालू हुआ था, उसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो ये है। और ये पूरी दुनिया पे अब कब्जा करना चाहता है, दुनिया की सारी संस्कृतियों को खत्म करना चाहता है। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि एथनोसाइडल है। ये एथनोसाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एथनो का मतलब होता है कल्चर, साइड का मतलब होता है मारना, कत्ल करना। तो एथनोसाइड का मतलब होता है कल्चर को कत्ल करना, कल्चर को, इसलिए भारतीय संस्कृति को खत्म करना। अब जो ये लेटेस्ट एडिशन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, ये दुनिया के सारे कल्चर्स को खत्म करना चाहता है और इंसान को एक रोबोट बनाना चाहता है। यानी एक कॉलोनाइजेशन का एक आखिरी फेज है जिसमें दुनिया को लाना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे एक तरह से एक सेंट्रलाइज सत्ता स्थापित। आरएसएस और यहूदियों का भी कोई लिंक आपस में है क्या? आरएसएस एक सीक्रेटिव संस्था है। कुछ लोग कहते हैं ये ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे वेटिकन है। हाँ। तो हम सीक्रेट सोसाइटीज की जब बात करते हैं तो हमें आरएसएस की बात भी करनी चाहिए। क्या ये कोई रजिस्टर्ड संस्था है? नहीं, ये 1925 में बनाई गई। आज तक इन्होंने कोई बौद्धिक इनकी संपदा है कि इन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल काम किया हो, कोई लिटरेचर लिखा हो जिससे इन्होंने कोई एनलाइटनमेंट फैलाई हो, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। आज भी आप कभी आरएसएस के कभी कोई बुक फेयर वगैरह लगे और देखेंगे इन्होंने क्या लिटरेचर लिखा है, इन्होंने कौन सी बौद्धिकता फैलाई है। हालांकि इनके बौद्धिक एक सम्मेलन वो होती हैं, इनकी बैठकें,
तो आपको इनकी इंटेलेक्चुअल जो हिस्ट्री है वो जीरो नजर आएगी 1925 से 1922 तक। तो आप देख लीजिए कितने ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके हैं। 1925 से 2022। 1925 में ये बनाया गया था, अब 2022 आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 100 साल में ये लोग इन्होंने क्या तो एनलाइटनमेंट फैलाई तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ साजिशें की हैं, या ये जो लोग हैं भारतीयता को ख़त्म करने का काम किया है, एक हिंदू आइडेंटिटी को प्रमोट करके। और आज इनका एक साफ एक रोल नज़र आता है दुनिया में, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र में ये शामिल हैं, नाम मत लेना उसका और इन लोगों के साथ शामिल हैं, और इस देश को फिर से एक उपनिवेश बनाने का काम कर रहे हैं, इसको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, इसको कॉलोनाइज करने का काम कर रहे हैं। तो ये इनका रोल रहा है आरएसएस का। और इसको कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये आपको सारी बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी, और एक लेफ्टिस्ट जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका भी एक क्रिटिसिज्म है इनके बारे में कि ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू रहे हैं, और जो भी इनके दावे हैं कि इन्होंने कोई स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया वो झूठे हैं। नहीं, जो लेफ्टिस्ट हैं वो भी तो यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज आप देखिए लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट अपने आप को लेफ्ट कहते हैं, वो इनके लिए एक सेल्फ टाइटल है, यानी और लोग उनको लेफ्ट नहीं कहते, वो अपने आप को लेफ्ट कहते हैं, और वो इनको राइट विंग कहते हैं, जो हमारे यहाँ हिंदुत्व की सोच रखने वाले संगठन है। तो आज आप देखिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लेफ्ट हो या राइट हो या सेंटर हो, ये सारे एक ही पेज पे आ चुके हैं, और ये आज सारे के सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा के साथ खड़े हैं और जनता के खिलाफ खड़े हैं। और जो फॉरेन ताकतें हैं जो इस देश को कॉलोनाइज दोबारा कर रही हैं, गुलाम बना रही हैं, उनके साथ ही खड़े हुए हैं, उनके ये सहयोगी बने हुए हैं। तो क्या लेफ्ट और क्या राइट, तो यानी लेफ्ट और राइट के हो या पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, उसमें कोई भी शेड हो, सबका मालिक एक है। ये है, आपने कहा चाइना में एक पार्टी है, मैं कहता हूँ यहाँ एक ही आपको एक एनडीए मिलता है, एक यूपीए मिलता है। अगर आपको दो बड़े बड़े इस समय बाइपोलर हो चुकी है भारत की राजनीति, लेकिन उन दोनों के मालिक तो एक ही बन गए, लेफ्ट हो या राइट हो। एनडीए आपका राइट विंग हो गया, यूपीए जो है कांग्रेस की लीडरशिप में वो आपका लेफ्ट विंग हो गया, जैसे अमेरिका के अंदर दो है, लेकिन मालिक दोनों के एक हैं। यही आपको पॉलिटिकल थिएटर पूरी दुनिया में नजर आता है, और उनको कंट्रोल करने वाले ये पूंजीपति हैं, जिनमें यहूदी जो है वो मेन है। ठीक, थैंक यू। अगर 2 लाख वोट होती हैं तो उन 2 लाख वोटों में से उसको मिलने का वक्त कहाँ मिल पाता है। तो मतलब क्या हो गया, इस सिस्टम के ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है सिस्टम के ऊपर, और उसके लिए अवेयरनेस इज द ओनली वे। टफ है, थोड़ा लंबा है, लेकिन परमानेंट रास्ता है। परमानेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप अगर विधानसभा में भेजेंगे तो 90 आदमी जाएंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम बना देंगे तो सिस्टम से सिस्टम लड़ेगा। ये ऐसा थोड़ी है कि वो लोग ऐसे आ गए, वो ग्लोबल एलीट ने आकर के और आपके ऊपर चौधर करनी शुरू कर दी। नहीं, उन्होंने सिस्टम बनाया है बकायदा, सिस्टम के अंदर घुसे हैं सिलसिलेवार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, और हमारी जड़ों तक पहुंचे हैं। चाहे वो आंगनबाड़ी में आईसीडीएस का सिस्टम हो, चाहे आपके अस्पतालों के अंदर जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं इनका सिस्टम हो, चाहे फिर आपके एमएलए एमपी चुने जाने का सिस्टम हो, चुनने के बाद जो नीतियां पास करते हैं, जो बजट पास करते हैं उसका सिस्टम हो, कुछ भी सिस्टम हो, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से बनाया है। तो अब हमें यहाँ से सिस्टम के पैरेलल सिस्टम खड़ा करना ही पड़ेगा, इसके अलावा अच्छा नजर नहीं आता है। बाकी चर्चा हम इस पे करेंगे। दूसरी बात, अगला सवाल आता है कि यहाँ से करना क्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पे बैठा हुआ एक एक आदमी अगर इस बात को मानता है कि हम आज के बाद परिवार हैं, डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट, डिस्पाइट ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन और एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम परिवार हैं। एक परिवार में 4 वोट हो सकती है ना, अलग अलग, क्या फर्क पड़ता है। तो हम ये मान के चलें कि पंचकुला का जनता सरकार मोर्चा का ये परिवार है, जनता परिवार, और ये परिवार आज निर्णय लेता है कि इस परिवार के एक एक सदस्य को उतनी ही सुरक्षा प्रदान करेगा जितने अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने हस्बैंड को देता है, और एक भी आदमी को यहाँ अकेला महसूस नहीं करने दिया जाएगा। अगर हम में से किसी के साथ भी जाति होती है, किसी के साथ भी, जैसे उस वक्त हमारे साथ हो गई, तो हमारे साथ ऐसे लोग खड़े थे, सुनील जैसे आप जैसे लोग, जो 1 मिनट से पहले वहाँ पहुँच गए, लेकिन ऐसे आपके साथ एक साथी ने बताया कि उनके साथ होता रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। तो हमको वो कम्युनिकेशन का चैनल तैयार करना है। कम्युनिकेशन के चैनल के बाद हमको इस बात के ऊपर बिल्कुल ठोस तरीके से काम करना है
कि हमारे इस परिवार में से किसी को अकेला ना छोड़ा जाए। पहली बात तो क्यों जी, एक एक आदमी के ऊपर, जैसे आपने बताया था कि अभी स्कूल बंद होने वाला कार्यक्रम चालू होएगा। हरियाणा की मैं गारंटी देता हूं आपको, हरियाणा में स्कूल बंद नहीं होंगे, गारंटीड। किसी जिले में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, ना कोई लॉकडाउन लगेगा। तो पंचकुला भी उसी में आता है, ठीक है। पंचकुला में हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पंचकुला, पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद शहर के नजदीक जो एरिया है, वहां पे हमें सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाएंगे, डोंट वरी। हमारे पास लोग अब हो गए हैं, पहले लोग नहीं थे। किसके दम पर आवाज उठाएं, किसके दम पर कहें कि नहीं लगने देंगे, हम खड़े हैं यहाँ पर। हमें सिर्फ इतना भरोसा हो कि ये